दोस्तों आज के समय में बहुत सारे लोगों को पैसे की दिक्कतों से बहुत जूझना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि वो कमाते कम है, बल्कि ये है कि वो अपनी कमाई को ध्यान में रखते हुए सही से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते। दरअसल फाइनेंशियल प्लानिंग आपको अपने करियर की शुरुआत में ही कर देनी चाहिए, और जो ऐसा नहीं भी कर पाए उन्हें अभी से ये प्लानिंग चालू कर देनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 नियम, जिसे अपनाकर आपको फ्यूचर में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नियम है सैलरी माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। हम ज़्यादातर इंडियंस एक कॉमन गलती अक्सर करते ही हैं, जो ये है कि जब भी हम सेविंग्स के बारे में सोचते हैं तो हम यही करते हैं कि जब भी हमारी सैलरी आती है उसमें से पहले हम अपना महीने का खर्चा निकालते हैं, और उसके बाद अगर 1500 रुपये बच गया तो उसे सेविंग्स का नाम दे देते हैं और उसे बैंक में ही रहने देते हैं। लेकिन इस तरीके से आप कभी भी पैसा नहीं सेव कर पाओगे। आपका सबसे पहला नियम ये होना चाहिए कि जब भी आपका सैलरी आए उसमें से प्री डिसाइडिंग अमाउंट आपको अलग रख देना है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसी से आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों को कवर करना चाहिए। इसके लिए आपको पहले कुछ एम्स डिसाइड करने पड़ेंगे। ये एम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लान या आने वाले बच्चों के एक्सपेंसेस या आपका कोई ड्रीम वगैरह। फिर उसी के हिसाब से आपको सेविंग शुरू कर देनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेव किया हुआ पैसा आपको सिर्फ सेव नहीं करना है, उसे इन्वेस्ट करना है। जैसे अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो तो एनपीएस या पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव करना चाहते हो तो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे अच्छा आपको अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, जिससे आपका रिस्क कम हो जाए। और इन्वेस्ट करने से पहले आप एक चीज जरूर कैलकुलेट करें कि जिस चीज के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिस भी एसेट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी या नहीं। और फिर अपने फ्यूचर की ज़रूरतों के हिसाब से आप अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है रूल ऑफ 50-30-20। ये नियम बेसिकली ये बताता है कि आपको अपनी सैलरी का कितना % किन चीज़ों में खर्च करना चाहिए। ये नियम मनी मैनेजमेंट का एक बहुत ही पुराना और कारगर नियम भी है। 50-30-20 रूल में हम अपने सैलरी को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से हमें अपनी सैलरी का 50% हिस्सा अपने डेली खर्चों और लोन वगैरह के लिए निकाल कर रख देना चाहिए, और 30% हिस्सा हमें अदर इंजॉयमेंट के लिए निकाल कर रख देना चाहिए, और बाकी के 20% हिस्से को हमें सेव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी अगर 30,000 रुपये है तो 15,000 रुपये आपके डेली खर्चे जैसे राशन पानी, घर का किराया, और अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो इन सब खर्चों को आपको 15,000 के अंदर ही निपटाना है। और 9,000 रुपये आपके महीने के इंजॉयमेंट के लिए या आपके अदर शॉपिंग वगैरह के लिए आपको अलग निकाल के रखना है, और 6,000 रुपये आपको हर महीने सेव करना है। और यहाँ पर सेव करने का मतलब है आपको उन पैसों को इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों ये अमाउंट अलग अलग हो सकते हैं आपके सैलरी के हिसाब से। और अगर आपको ये रूल अच्छे से जानना है तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा नियम है रूल ऑफ 25-10। ये नियम उस वक्त के लिए आपकी हेल्प करता है जब आप कोई महंगी चीज खरीदने का सोच रहे होते हो, जैसे कार, घर या अदर प्रॉपर्टी। तो चलिए इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कार लेने का सोच रहे हैं तो आपको कार खरीदने से पहले 50, 5 और 10 रूल जरूर अप्लाई करना चाहिए, जिसमें से 20 का मतलब ये है कि आपको कार की कीमत का 20% हिस्सा डाउन पेमेंट जरूर करना चाहिए। हालांकि ये तभी करें जब आपके पास पैसे कम हो, वरना अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़्यादा ही डाउन पेमेंट करिए। उसके बाद 5 का मतलब ये है कि आपको इससे ज़्यादा साल के लिए फाइनेंस ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, मतलब आपका EMI टेन्योर 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और 10 का मतलब ये है कि आपके कार की मंथली EMI आपके सैलरी के 10% हिस्से से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने 10 लाख की कार पसंद की है तो 20% डाउन पेमेंट यानी कि 2 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ 5 साल तक ही EMI पे करना है, और कार लोन का इंटरेस्ट रेट अभी हम 10% मान के चलते हैं, तो 5 साल तक आपको 17,000 रुपये हर महीने EMI में देना पड़ेगा। और ये EMI जो आप पे करोगे वो आपकी सैलरी के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आपकी महीने की सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो आप 10 लाख की कार आसानी से खरीद सकते हो। लेकिन इस रूल में भी हम नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हो तो EMI कम आएगा, और अगर आप अपना EMI टेन्योर बढ़ाते हो तो भी आपको महीने में कम EMI पे करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल है अपना इंश्योरेंस जरूर लें। जब आपकी कैरियर की शुरुआत हो जाए तब सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है इंश्योरेंस लेने का काम। आपको अपने एनुअल इनकम का करीब 10 गुना ज़्यादा अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस तो जरूर लेना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए
तब उस केस में आपके परिवार को कोई दिक्कत ना आए। और इसके साथ ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के हॉस्पिटल्स के बिल्स तो आप सब जानते ही हैं। इसके बाद अगला रूल है होम लोन EMI। अगर आपका सपना है खुद का घर लेने का, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। जैसे आपको अपने मंथली EMI पर कंट्रोल रखना चाहिए और कोशिश करें कि होम लोन की EMI आपके मंथली सैलरी के 30% से ज़्यादा ना हो। और अगर आपका पार्टनर भी जॉब में हो, तब आप 60% तक EMI लेकर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि ये लोन आप पर बोझ ना बन जाए। नेक्स्ट रूल है इक्विटी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके चलें। आज के ज़माने में हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जरूर कर रहा है, क्योंकि वहाँ उन्हें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मिलती है अदर एसेट्स के मुकाबले। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो, तो आपको कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम 10 अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। और आजकल पता नहीं लोग क्यों पेनी स्टॉक्स यानी कि 5-10 रुपए वाले स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि 5 वाला शेयर 10 भी हो गया तो पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन वो 10 तो नहीं होता, लेकिन 2 रुपए जरूर हो जाता है। और वहीं आपका 60% कैपिटल खत्म भी हो जाता है। तो पेनी स्टॉक से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए और अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्ट करिए। जल्दी अमीर बनने का लालच आपका पैसा डुबा भी सकता है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहिए, ताकि अगर एक स्टॉक गिरा भी तो दूसरा स्टॉक उसके लॉस को कवर कर दे। इसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इमरजेंसी फंड जरूर रखें। दोस्तों, हम इंसानों को अपनी लाइफ में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, और ऐसे सिचुएशन में आप किससे पैसा मांगने जाओगे। इसलिए आपको एक इमरजेंसी फंड के लिए अलग से पैसा जरूर निकाल कर रखना चाहिए, और ये अमाउंट आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।